हम आते हैं कंज्यूमर सर्विसेज एंड प्रोड्यूसर सर्विसेज पे। तो हियर टू द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द सेम एज दैट ऑफ गुड्स। व्हेन द कंज्यूमर्स और द हाउसहोल्ड्स डायरेक्टली यूज सर्विसेज दे आर known as consumer services. For example, services tailor stitching your shirt, or services of a doctor giving you treatment, or services of a plumber repairing your leaking tap, etc. तो हमको पता चलता है कि अलग अलग टाइप के सर्विसेज होते हैं, अलग अलग लोग हमारे लिए काम करते हैं। नहीं, हम इतने धनी नहीं है, उसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। पर हम आते हैं कि कौन सी चीज़ें कंज्यूमर सर्विसेज होती हैं और कौन सी चीज़ें प्रोड्यूसर सर्विसेज होती हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कंज्यूमर सर्विसेज। जो सर्विसेज हमारे एक बार में हम कंज्यूम कर लेते हैं, हमें डायरेक्टली हम उसका यूज़ कर लेते हैं, हम डायरेक्टली उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तीनों इंग्लिश वर्ड होते हैं, मतलब डायरेक्टली वो हमारे लिए हो जाती है, उस चीज़ को कहते हैं कंज्यूमर सर्विसेज। जैसे कि एक प्लम्बर आके अगर आपके घर का कोई नल सही कर दे, या फिर आपका डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे, या फिर आपका कोई दर्जी है वो आपके लिए कपड़े सिल दे, तो ये सब चीज़ें कंज्यूमर सर्विसेज में आती हैं। प्रोड्यूसर सर्विसेज ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर इन टर्न डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। इन अदर वर्ड्स, प्रोड्यूसर सर्विसेज satisfy the human wants indirectly. For example, a tailor stitches a shirt for a ready-made garment shop. An electrician repairs faults in the electric supply in a production unit, or even a truck transporting raw material to a factory. तो अब हम आते हैं प्रोड्यूसर सर्विसेज क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते, जिसको कंज्यूम एक बार यूज़ करने के मतलब एक बार एक इंसान ने काम किया, फिर से उस चीज़ पे काम करके उस एक या तो गुड्स बनाए जाते हैं या सर्विसेज। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि अगर एक दर्जी कपड़े बनाता है लेकिन उसको फिर से एक रेडीमेड शॉप में बेचा जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कपड़े बने बनाए आते, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कपड़े बन गए, तो इसीलिए किसी ना किसी को तो बनाने होते हैं। तो वो जो रेडीमेड शॉप के जो कपड़े बने हुए होते हैं उनको फिर जो वो पहले से एक दर्जी बनाता है, उसको बनाने के बाद उसको जब बेचा जाता है तो वो उसको कह सकते हैं कि एक सर्विस के बाद वापस से एक गुड को बेचा गया। बट हाँ, तो इससे पहले वो सर्विस था, उसके बाद एक गुड का मतलब पहले वो प्रोड्यूसर सर्विस था, फिर उससे एक कंज्यूमर गुड बना। और उसके अलावा एक इलेक्ट्रिशियन है, वो एक ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे मशीन्स काम कर रही हैं। तो फिर उसने पहले एक इलेक्ट्रिशियन की वजह से वो सब ठीक हुआ और उसके बाद वहाँ पे काम चालू हुआ। तो इस तरह से, या फिर कह सकते कि अगर एक ट्रक कहीं पे सामान ले जा रहा है तो वो ट्रक वाला के काम की वजह से फिर वो सामान से कुछ और बनाया जा सकता है। तो इसके क्योंकि उससे डायरेक्टली तो वो ट्रक वाले के ले जाने से तो कुछ हुआ नहीं, उसके ले जाने की वजह से जो सामान बना फिर आपने उसको यूज़ किया, राइट। तो इसीलिए उस चीज़ को हम प्रोड्यूसर सर्विसेज कह सकते हैं। उसके बाद आता है सिंगल यूज़ गुड्स या फिर और ड्यूरेबल यूज़ गुड्स। ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स वेदर कंज्यूमर गुड्स और द प्रोड्यूसर गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंगल यूज़ और ड्यूरेबल यूज़ गुड्स। सिंगल यूज़ गुड्स आर दोज गुड्स which can be used only once. They are finished only in one use. For example, bread, butter, egg, milk, etc. are the single-use consumer goods as they are consumed immediately and once for all. तो हम कह सकते हैं कि दो तरह के लोग नहीं होते, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो सब फिल्मी बातें हैं। फिलहाल आते हैं सिंगल यूज़ और ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो दो तरह के इसमें डिफाइन किया गया है कि एक होते हैं सिंगल यूज़ गुड्स जिसको एक बार में ही उसका यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन जो ड्यूरेबल यूज़ गुड्स है उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और सिंगल यूज़ गुड्स उन चीज़ों को कहा जा सकता है कि वो एक बार में आपने उसको यूज़ कर लिया, बस उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई, उसको जो आप एक बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अब वो आप उसको एक बार यूज़ करने के बाद उसको फिर से उसका
इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर इस तरह के एग्जांपल दिए कि कोई भी खाने पीने की चीज़ जो नॉर्मली हम एक बार खा लेते हैं तो उसको ऑब्वियसली निकाल के तो वापस खाना तो नहीं खाएंगे ना अपने मुंह से, तो एक बार खा लिया तो मतलब फिनिश। तो उसके बाद हम कोई भी चीज़ इसके अलावा देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें है ना, एक बार आपने इस्तेमाल कर ली फिर ख़त्म हो गई। और ये तो क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स थे। लेकिन एक और तरह की चीज़ होती है सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। सिमिलरली सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स आर एग्जॉस्टेड इन वन प्रोडक्शन प्रोसेस। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोल, रॉ मटेरियल, सीड्स। जैसे कि सीड्स को एक बार आपने बो दिया तो आपको वो सीड तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो फल मिलेगा आप उस फल को खाओगे, आपने उस सीड को तो नहीं खाया, राइट। तो इसी तरह आप मन्योर को भी ले सकते हो या फिर कोल को भी ले सकते हो। आप कोल को सीधा तो उससे आग जला के आप उसको हीट नहीं लोगे उसकी, बट आप कोल को जलाओगे तो उससे जो आग लगेगी आप उस आग का हीट लोगे। तो इसी तरह से इन सब को कहा गया है सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, उसका वापस इस्तेमाल नहीं हो सकता। और इसके बाद एक शुगर का एग्जाम्पल लिया गया है कि शुगर जब बनाया जाता है तो शुगर केन से बनाया जाता है, तो उस गन्ने को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसको एक बार यूज़ करते हो और गन्ना पिसा और उसके साथ क्या उससे चीनी बन गई और फिर आप उस चीनी का, तो इसको कहते हैं सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। Durable use goods are those goods which can be used again and again for a long period of time. There are durable use consumer goods as well as durable use producer goods. Durable use consumer goods are cloth, furniture, television, scooter, etc. that can be used by consumer again and again. Durable use producer goods are used in production again and again. For example, machines, tools, tractors and implements, etc. This does not mean that repeated use of these goods does not make any difference to them. In fact, the value of these goods get depreciated after continuous use. तो हमको पता चलता है ड्यूरेबल यूज गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक लंबे समय तक। अब ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स वो भी होते हैं और ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जैसे कि कोई भी कपड़ा है या फिर आप टीवी बार बार देखते हो, आप उस चीज़ को बार बार कपड़े को पहन सकते हो, आप एक अपने स्कूटर पे बार बार कहीं घूमने जा सकते हो, टीवी बार बार देख सकते हो। तो इस चीज़ को ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स कहा जाए क्योंकि आप उसको बार बार डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स वो कहे जाएंगे जैसे कि मशीन से आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से सेम ही रहते हैं, वो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी कम होने लगती है और वो धीरे धीरे कह सकते हैं ख़त्म होने लगते हैं। अपना उनकी यूटिलिटी है जो उस की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। फिर आता है प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, और इसको कह सकते हैं कि जो जिसका मालिक के हिसाब से है कि मैंने सोचा तो था कोई फिल्मी सा डायलॉग मारूंगा बट बना नहीं, कोई बात नहीं। तो goods can be classified on the basis of their ownership. All goods that are privately owned are exclusively enjoyed by individuals are called private goods. तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरे 3-4 दोस्तों के पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है। तो ऐसा है कि हम लोग कभी मिलते हैं तो सब लेके आते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि वो हमारी फैमिली का है, वो हम 5-6 दोस्तों का है और जिसकी फैमिली में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो हम 5 का ही है तो हम अपने सो कॉल्ड ढंग के देखेंगे कि कोई रिलेटिव या फ्रेंड जो कि ढंग का है उसी को ही देंगे, नहीं तो हम 5 ही रखेंगे और बाकी किसी को भी नहीं देंगे वो चीज़। तो ये चीज़ को भी प्राइवेट गुड्स कहा जा सकता है। और रही बात तो इसीलिए उसने कहा कि वो कुछ जनों की या फिर सो कॉल्ड मतलब एक फैमिली की या एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो उसको यूज़ करते हैं उनका ही अगर है, क्योंकि वो हम बाहर वालों को नहीं देंगे। तो इस तरह उस चीज़ को हम कह सकते हैं वो हमारा प्राइवेट गुड है, जबकि वो केवल मेरी फैमिली का नहीं है। तो इस तरह से एग्जांपल है ऑल द गुड्स ओन्ड बाय यू आर प्राइवेट गुड्स। हाँ, ये तो एग्जांपल सही है कि मेरे घर पे जो भी सामान है वो मेरा ही है, बट स्टिल वो जैसे कि वो भी एग्जांपल दिया मैंने ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि
ये एग्जाम्पल में लिख मत देना, मैं बस बता रही थी कि कैसे ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड एग्जाम्पल हो सकता है, पर है तो जो भी हमारे घर के आसपास, हमारे घर के अंदर, और हमने जो भी खरीदी हुई चीज़ है जो भी हमारी है, तो वो सब हम कह सकते हैं कि वो हमारी प्राइवेट गुड्स है, क्योंकि उस सब के मालिक हम हैं। वैसे बोलने में बड़ा सही लगता है हम मालिक हैं एंड ऑल, बट ठीक है जो भी है। तो इसमें आपका घड़ी आ जाती है, पेन आ जाता है, स्कूटर, बुक्स, टेबल, चेयर, बेड, क्लोथ एक्सेट्रा, जो भी आपके घर पे है वो सब आ जाता है। इफ़ यू ओन अ फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, वो भी आपके प्राइवेट गुड्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी छोटी चीज़ें जो आपके आसपास है वो आपने रखी हुई है कमा के, वही है। बहुत क्या बोलते हैं, बड़ी चीज़ें भी जो आपकी चीज़ें हैं जो भी, वो आपके प्राइवेट गुड्स कही जा सकती है। फिर पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड एंड एंजॉयड बाय द सोसाइटी एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, टाउन हॉल एक्सेट्रा are all collectively owned. They are available to all people in a society without any discrimination, that is, no one is denied from the consumption of public goods. Both government and private entrepreneurs may produce public goods. तो हम देखते हैं कि पब्लिक गुड्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो कि सबके लिए खुली हैं, सब लोग उसको आके यूज़ कर सकते हैं, सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब लोगों के लिए वो फ्रीली तो नहीं कह सकते, फ्रीली अवेलेबल है इन द सेंस कि उसको पैसे भी देने पड़ सकते हैं कुछ चीज़ों के, लेकिन वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के लिए, मतलब नहीं, आई थिंक फ्रीली अवेलेबल बोल सकते हैं, क्योंकि जो रोड्स, ब्रिजेस और ये सब चीज़ें कह सकते हैं हम, उनके लिए टैक्स तो देते हैं, तो इनडायरेक्टली तो पूरी तरह फ्री नहीं है, बट स्टिल हाँ, हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो एक तरह से तो वो फ्री ही हुआ। और इसके बाद वो पूरी सोसाइटी को पूरी तरह से मिल जाता है, उनको इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अब कह सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं, बाहर से आया हुआ इंसान, वो तो हमारे यहाँ पे फ्रीली नहीं घूम सकता, उसको तो मतलब क्या बोलते हैं, अगर बाहर से आया हुआ तो हम तो उसको बंदी बना देंगे, लेकिन वो अगर वीज़ा लेके आए तो वो हमारे यहाँ पे घूम सकता है, और जितने टाइम के लिए आए वो घूम सकता है। वो अलग पॉलिसीज़ होते हैं, बट मोस्टली अगर जैसे आप किसी को जानते ही नहीं हो, उसको बस आ गया है, और तो आप क्या उसकी शिकायत थोड़ी करोगे, बस वो है आपके आसपास है, आप नॉर्मली उसके साथ रहोगे, नॉर्मली जैसे रहते हैं, आप सबसे पूछते थोड़ी फिरते हो कि कहाँ से हो, क्या नहीं एंड ऑल, सब नॉर्मल ही होता है। तो अब गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी बिजनेस करते हैं या जो भी कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उनमें से ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट ही इस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे NGOs के द्वारा जो सर्विसेज होते हैं और सब गुड्स बनाए जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो सबके लिए जो चीज़ होती है उनको पब्लिक गुड्स कहा जा सकता है। अब आ जाते हैं हम 3.4 रोल ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो अब हमने इतना सब तो पढ़ लिया, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। लेकिन हमने ये तो जाना नहीं कि हमें उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्यों हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज हैव अ मल्टी डायमेंशनल रोल इन द प्ले ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और खासकर इकोनॉमिक्स में हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो देयर रोल कैन बी स्टेटेड इन रिलेशन टू, तो इसमें बताया गया कि किस चीज़ से उसका रिश्ता रहता है, और उसके बहुत सारे काम होते हैं, या उसका बहुत इम्पोर्टेंस क्यों है। तो पहले तो देखते हैं ह्यूमन वांट्स से। यू हैव स्टडीड दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दे आर ऑल्सो एवर इंक्रीजिंग। इट मीन्स इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज लाइक क्लॉथ, शूज, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, टेलीविजन, स्कूटर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एंड सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा इंक्रीजेस, इट विल सेटिस्फाई मोर ह्यूमन वांट्स। तो जितना ज़्यादा हमको सामान चाहिए, जितने ज़्यादा हमारी जो इच्छाएं वो चाहते हैं उनको अगर पूरा करना है, तो उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे एग्जांपल्स देखिए हमको यही बताया गया है, इन सारे एग्जांपल्स की हमको में जो चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसीलिए उस ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन। We require consumer goods and services
to satisfy increasing human wants. But this increase in availability of consumer goods and services depends on the increased availability of producer goods and services. We can produce more if we have more and better machinery, raw materials, tractors, seeds, manure, etc. Similarly, we require more transportation services, banking and insurance services. Thus, it is the quantity and quality of producers, goods and services that will determine the availability of consumer goods and services in the market. तो हम जानते हैं कि अब कंज्यूमर गुड्स जो एक बार में हम इस्तेमाल करते थे और एक बार में तो नहीं बट डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीज़ों से हम ह्यूमन वांट्स कंप्लीट होता है और हमको शांति मिलती है, सुकून मिलता है और संतुष्टि मिलती है. तो इस तरह से जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमको प्रोड्यूसर गुड्स पहले चाहिए, नहीं तो उसके बिना कैसे बनेंगे. प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज दोनों ही. तो वो सब प्रोड्यूस करने के लिए मशीन और रॉ मटेरियल्स और ये सब भी हमको अच्छे मायनों में और अच्छे तरीके से चाहिए. और इसके अलावा एक सामान को दूसरे सामान ले जाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे किसी को चाहिए, हर जगह पे मतलब ह्यूमन वांट्स है तो हर जगह पे अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए. तो इसीलिए बैंकिंग, इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें हर जगह पे चाहिए, जो ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज भी हर जगह पे चाहिए. तो प्रोड्यूसर गुड्स जितने और सर्विसेज जितने सही से होंगे उतना ही ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में और मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने में आसानी होगी. उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट. Increase in the production of goods and services will also determine the level of investment given the quantity of goods and services a part of its consumed which satisfies the human wants. तो जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, हम चीज़ों को प्रोड्यूस करने लगते हैं, बनाने लगते हैं सर्विसेज को भी, तो हमको पता चलता है कि हमको कितना चाहिए. इन्वेस्टमेंट मतलब कितना किस चीज़ में होना चाहिए. मतलब केवल सोचो लोग डॉक्टर्स ही बनते जाए और एक्चुअली में इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है. घर बनाने या कोई भी चीज़ बनाने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इंजीनियरिंग कोई पढ़े ही नहीं अगर सर्विसेज की बात करें. या फिर कह सकते हैं कि आटा ही मतलब गेहूं का आटा ही बनाया जाए और चावल बनाया ना जाए, तो ये मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि चावल कंज्यूम करने वाले भी बहुत लोग हैं. तो इसीलिए इस चीज़ को एक बैलेंस में लाना और किसमें कितना पैसे या फिर कितना काम डालना, ये सब को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. और जितनी जिस गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होगी उस हिसाब से उसके ह्यूमन वांट्स कंप्लीट होंगे. वॉट एवर इज़ नॉट कंज्यूम्ड इज़ यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड इट रिजल्ट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी. और जो चीज़ों का यूज़ नहीं होता है उसको वापस मतलब कोई भी चीज़ को कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जिससे दूसरे मतलब बेचा जा सके. जैसे कि अभी कह सकते हैं कि अगर एक ब्रेड बनाने वाला है तो वो पूरा दिन तो ब्रेड खाता नहीं बैठेगा, राइट. वो एक दो ब्रेड अगर खा भी ले तो बाकी के जाके दुकान में बेचेगा और उससे पैसे कमाएगा ताकि वो दूसरी चीज़ें खरीद सके. इफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट is likely that the consumption will be more and investment will also be more. The larger is the surplus, the larger is the productive capacity of the economy. तो हमको समझ में आता है कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगे उतना कंजप्शन ज़्यादा होगा, और जितना कंजप्शन ज़्यादा होगा उतना ही हम लोग उस चीज़ में पैसे या फिर काम डालने के लिए अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे. और जितना मतलब सरप्लस होगा, मतलब सामान या फिर सर्विसेज के जितना ज़्यादा ज़रूरत होगी और जितना ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे हम लोग, जितने की ज़रूरत है उतना अगर हम दे पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को, तो उतना ही इकोनॉमी भी आगे बढ़ती जाएगी. और इस तरह होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट. आई रियली होप कि आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा हो. मुझे तो काफ़ी कूल लगा एंड आपको रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में.